सभी प्यारे दर्शक भाई बहनों को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। ज्योतिष जिज्ञासा के इस एपिसोड में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपके साथ आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। जो लोगों ने प्रश्न किया है, बहुत ही जिज्ञासा से परिपूर्ण होकर के हम उनके प्रश्नों का उत्तर हृदय से देते हैं। और जितना हमने अनुभव लिया है, बस उससे ज़्यादा नहीं हम आपके साथ कोई चर्चा करेंगे। जो हमने प 35 वर्षों में लोगों के साथ, चाहे अनपढ़ता के सही मायने में लेकर के देखा जाए, तो अनुभव एक अलग मायने रखता है। तो उसी अनुभव के साथ हम हज़ारों लोगों के साथ, यूँ कहो कई हज़ार लोगों के साथ अब तक मिल चुके। और जब हमने उनके जीवन कुंडली के बारे में जब उनके साथ कुछ कहा, सच बताऊं आपको, ऐसे मेरे पास सैकड़ों लोगों की लिस्ट है जिनके जीवन में जो कहा, गुरु कृपा से यथार्थ सत्य उतरा। यह है ज्योतिष। तो ऐसे में हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने कहा था कि जब षष्ठेश और सप्तमेश, अष्टमेश और षष्ठेश की युति होती है, तो जीवन में जातक भोगी होता है। अपनी स्त्री को त्याग करके दूसरी स्त्री के साथ वह जुड़ जाता है, भोग वासना करता है। ये बात मैंने कही थी और मैंने कहा था कि जब अष्टमेश और सप्तमेश के साथ षष्ठेश की कहीं स्थिति बन जाए, तो ऐसी अवस्था में जातक की पत्नी उसे धोखा देती है या योग्य नहीं होता। चलिए, वह वीडियो आप जरूर देखिएगा जिस वीडियो में मैंने ये कहा है। तो आज उन लोगों के, जिन लोगों के प्रश्न आए हैं, उस वीडियो को देख करके मैं उन लोगों के कुछ ही प्रश्न पढ़ूंगा, क्योंकि बाकी जिन्होंने प्रश्न दिए हैं वो नाम के बिना दिए हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि जब आप मुझे कमेंट करें तो अपना नाम, अपना पता या शहर का नाम जरूर दें। क्यों? क्योंकि आपकी आईडी में जो नाम होता है वो कुछ अलोल जलोल होता है, अनाप शनाप होता है। इसलिए आप जब भी मुझसे कोई प्रश्न करें तो लिखें ज्योतिष जिज्ञासा, फिर अपना प्रश्न और नाम इत्यादि के साथ जब मुझे भेजेंगे तो मैं आपके प्रश्न का जवाब अवश्य में ही दूंगा। तो ऐसे में आइए हम चलते हैं उन उम, महानुभाव के प्रश्न जिन्होंने मुझे अपने प्रश्न में कुछ पूछा है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो शुभम नाम से कोई व्यक्ति हैं, इन्होंने पूछा वृश्चिक लग्न की कुंडली है, शुक्र केतु छठे बैठे हैं, यानी सप्तमेश केतु के साथ छठे बैठे हैं। हुँ? शुक्र के केतु शुक्र केतु छठे भाव के हैं, सातवें सूर्य बुध है, लग्न में चंद्रमा शनि है। क्या करें? शुभम जी, वृश्चिक लग्न की कुंडली ठीक सप्तमेश शुक्र है और शुक्र केतु छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो छठे भाव में जब केतु बैठे हैं तो मेष राशि के बैठे हैं। ठीक है? क्योंकि वृश्चिक लग्न है, मेष राशि के केतु मंगल की तरह प्रभाव देने वाले हो जाते हैं, मंगल सदृश हो जाते हैं। स्वभाव में उग्रता आने लगती है, सिर में पीड़ा होने लगती है। ऐसा व्यक्ति बहुत जिद्दी उद्दंड किस्म का हो जाता है, क्योंकि लग्न में शनि भी बैठे हैं और चंद्रमा भी बैठे हैं। ऐसे में चंद्रमा आपके नवमेश हैं, जो कि कारक हैं। जब आपकी वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, शुक्र छठे बैठे हैं केतु के साथ में, तो एक तो विष योग बन जाता है। जब चंद्रमा शनि लग्न में बैठ जाता है तो विष योग बन जाता है। चतुर्थेश और तृतीयेश विष योग बना देता है। ऐसे में एक तो अपने भाई बहनों के साथ संबंध को मजबूत रखे, अपने भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ अपने
वाणी का वर्चस्व मधुर रखें ताकि आपके अंदर विष योग कोई गलत प्रभाव न डाले। दूसरा, आपको चाहिए कि प्रत्येक मंगलवार, क्योंकि वृश्चिक लग्न है और चंद्रमा वहां बैठा है मंगल की राशि में, चंद्रमा मंगल सदृश हो जाता है, शनि भी मंगल सदृश हो जाता है। ऐसे में जातक के हाथ से किसी भी प्रकार का अनिष्ट हो सकता है। मसलन क्रोध में किसी की हत्या तक हो जाती है। क्यों? क्योंकि मंगल भी तो देख रहा है ना। और नवम दृष्टि कुटुंब भाव पर केतु की पड़ रही है। ऐसे में कुटुंबी जनों में विवाद हो करके किसी तरह से किसी की अपने कुटुंब में हानि हो जाए, जघन्य अपराध हो जाए, तो सावधान रहिएगा। करना क्या चाहिए? एक तो मंगलवार के दिन आपको पंचामृत लेना है। दूध, दही, शहद, 3 चीजें हो गई। फिर शर्करा 4 हो गई, और देसी घी गाय का हो, दूध दही भी गाय का हो। ये सब लेकर के आप शिवालय में चले जाइए और भगवान शिव को धीरे धीरे पंचामृत चढ़ाते रहिए, इतनी बार कि कम से कम 11 बार आपके मुख से मंत्र निकले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मयो बंधनान मृत्युर्मुक्षयमामृता। ठीक है। दूसरा, आपको चाहिए लग्नेश और जो नौमेश है, चंद्रमा और मंगल, इसको मजबूत कर लीजिए। मूंगा मोती, राइट हैंड रिंग फिंगर में एक ही अंगूठी में दोनों रत्न डाल लीजिए। अपने वजन का 10 मांस मंगलवार, सोमवार या मंगलवार दोनों में कोई भी बार चांदी की अंगूठी में पहन लीजिए। अब ये चूंकि जो केतु बैठा हुआ है शुक्र के साथ, इससे क्या होगा? आपके जीवन साथी के साथ मतभेद होगा, आपके जीवन साथी के द्वारा आपकी हानि होगी। यदि आप इसका जो मैंने उपाय बताया है उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो आपके जीवन से यह भय नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी सावधान रहना है। मंगल का दान करते रहिएगा। मंगलवार विशेष तौर से हनुमान जी का वार है। हनुमान जी के मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा कम से कम पूरे जीवन भर 7 बार पढ़ें। 7 बार हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करेंगे तो मंगल आपका, जो केतु भी मंगल सदृश है, वो नुकसान नहीं देगा, नहीं तो आपके माथे पे भयंकर चोट भी लगेगी। तो ये रहा शुभम जी आपके लिए मेरा प्रश्न का उत्तर। अब एक लिखते हैं, प्रणाम पंडित जी, मेरे अष्टम स्थान में मीन राशि का स्वामी, षष्ठ में अष्टम स्थान मीन राशि का स्वामी, षष्ठ में मकर राशि में शनि के साथ युति है। पत्नी दाम्पत्य योग्य न होने के कारण दूसरे स्त्री से संबंध हो गए और बर्बाद हो गया। इनका नाम है गोविंद शिंदे। अष्टम स्थान में मीन राशि का स्वामी, षष्ठ में मकर राशि में शनि के साथ युति है। ठीक है। पत्नी दाम्पत्य योग्य न होने के कारण अब निश्चित बात है कि छठे में मकर राशि आपकी आती है और 7वें में कुंभ राशि आती है। तो जब 7वें में कुंभ राशि आएगी और कुंभ का स्वामी शनि कहां बैठे हैं? मकर राशि में छठे घर में बैठे हैं। इसलिए आपको आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का इतना बड़ा नुकसान सहना पड़ा। इससे क्या होगा? ननिहाल पक्ष बिगड़ेगा। शुक्र मनाओ, क्योंकि नानी के घर में कोई घटना न घट जाए, मामा और चाचा के घर में कोई घटना न घट जाए। इसलिए आपको क्या करना चाहिए?
सप्तम स्थान को मजबूत नहीं कर सकते। तीसरे घर के मजबूत कर लीजिए। छुहारे के बने हुए कुछ पिंड या लड्डू, द्रव्य इत्यादि शनिवार को अपने मित्रों में बांटें और एक नाव की कील का छल्ला अपने मिड फिंगर में, राइट हैंड की मिड फिंगर में धारण कर लीजिए। चूंकि आपने जितना लिखा है मैंने उतना ही जवाब देना है। बाकी विशेष रूप से जब आप कुंडली का विश्लेषण करें या करवाएं तब आगे के उपाय हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन जितना आपने लिखा है उतना हम बताएंगे। तो दूसरी पत्नी के साथ जो संबंध हो गए हैं उनको निभा सकते हो, निभाते रहो, लेकिन तीसरी पत्नी के साथ, तीसरी स्त्री के साथ कहीं जुड़ने की कोशिश मत करना। नहीं, जिंदगी में दी एंड आत्महत्या होती है। मतलब वीर्य का क्षरण आत्महत्या, आपके मानव जीवन का सत्यानाश, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आपको सावधान रहना है। अब एक और प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ये लिखते हैं, गुरु जी प्रणाम। अशोक वाजपेयी कानपुर से। गुरु जी 15 वर्ष की आयु से मेरी रुचि ज्योतिष में है। 72 वर्ष की आयु इस समय है। पुस्तकों का काफी संकलन हमने किया है। आपका विवेचन अद्वितीय है। मैं बहुत प्रभावित हूं, कोई वीडियो में मैं मिस नहीं करता। एक जिज्ञासा है, मेरी तुला लग्न की मेरी पत्री शनि कारक ग्रह होकर के 12वें घर में सूर्य के साथ अस्त है। क्या मुझे नीलम धारण करना चाहिए या कोई भी पत्री हो, कारक ग्रह कहीं भी बैठा हो, 6, 8, 12 में उसका रत्न पहना जा सकता है? प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। आपने जो तारीफ मनोबल बढ़ाने के लिए किया उसके लिए धन्यवाद। और मान्यवर, ज्योतिष के लिए लगातार अध्ययनरत रहिए। क्योंकि आपका लग्न है, आपने बोला है तुला लग्न है, ठीक है? तो तुला लग्न 2 घरों के स्वामी शनि हो गए। चतुर्थ पंचम भाव के कारक स्वामी शनि हो गए। चतुर्थ भाव और पंचम भाव, पंचम भाव का जो कारक ग्रह है रियलिटी में बृहस्पति है। और दूसरे भाव से देखो कि पंचम भाव का कारक जो लग्न अनुसार देखें, लाल किताब के अनुसार भी अगर देखते हैं तो पंचम भाव का जो स्वामी है काल पुरुष के हिसाब से वो सूर्य होता है। लिहाजा यदि आप नीलम धारण करते हैं तो अच्छा प्रतिफल नहीं प्राप्त होगा। आपकी राशि क्या है ये मुझे नहीं पता। अब सूर्य के साथ शनि अस्त हैं। आपके घर में 2 बच्चे हैं, ये नहीं बताया आपने, लेकिन 2 होंगे पर बच्चा सुख एक ही देगा। सूर्य के साथ अस्त हैं। अब इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? नारियल ले लीजिए और थोड़े से उड़द। अब उड़द का प्रयोग क्या करना है, काले उड़द ले लीजिए, उनको भिगो दीजिए। जब वो अंकुरित हो जाएं, करना शनिवार को है तो 2 दिन पहले भिगो दीजिए, कपड़े में बांध के रख दीजिए, उसमें अंकुर निकल आएंगे। अंकुरित उड़द को लेकर के काले कपड़े में ही नारियल समेत बांध लीजिए, जाकर के जल प्रवाह कर दीजिए। ये कोई लाल किताब का उपाय नहीं है। लाल किताब के उपाय बहुत सावधानी पूर्वक करने चाहिए। वैदिक रीति से मैं आपको ये बता रहा हूं। ये आज जाकर के आप जल प्रवाह कर दीजिए। बस दूसरा उपाय, काले घोड़े की नाल का छल्ला मिल जाए कहीं तो वो ले लीजिए, दाहिने हाथ में धारण कर लीजिए। पुखराज आप पहन नहीं सकते। ऐसी अवस्था में द्वादशेश बुध और नवमेश भी बुध है,
ठीक है? द्वादशेष बुध, नवमेश भी बुध है, तो मेरे हिसाब से आपको मूलतः अगर राशि आप बताते तो हम आपको कुछ कह सकते थे। आपने राशि नहीं बताई। मोती पहनना आपके लिए बढ़िया होगा। मोती पहनना आपके लिए बढ़िया साबित होगा। क्यों? क्योंकि जो बुध है नवमेश हो गया, द्वादशेष हो गया और चंद्रमा कर्मेश हो गया। जब चंद्रमा कर्मेश हो जाए, मोती पहनने की समय ये याद रखिएगा आपकी मकर राशि ना हो, कुंभ राशि ना हो, तब आप मोती पहनिएगा। मोती पहनने से आपको लाभ होगा। बाकी 12वें घर में जो सूर्य बैठे हैं, उनको 11वें घर में ले आइए। कैसे लाएंगे? यदि आपसे कोई बड़ा बुजुर्ग है या जहां पर आपका व्यापार स्थान है, वहां पर करें क्या? गुड़ की बनी हुई वस्तुएं उनको खिलाएं, बांटें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो इससे आपको लाभ होगा। बाकी नीलम धारण करना युक्ति युक्त नहीं होगा। अगर आपकी राशि मकर है, तुला है, कुंभ है, कन्या है, मिथुन है, तो पन्ना धारण कर सकते हैं, मोती और पन्ना। ये हो आपके प्रश्न का उत्तर। बाकी आप वीडियो देखते हैं, लगातार देखते रहें, न जाने कौन से वीडियो में आपको बड़ा कुछ मिल जाए। चले अगला प्रश्न। राहु के कड़वे अनुभव के बारे में मैंने बताया था, जो कि 18 महीने में राहु जिन लोगों के ऊपर रहा उसका क्या असर रहा। मैंने अपना विवेचन दिया था कि राहु का प्रभाव इन 18 महीनों में लोगों को ऐसा ऐसा प्रतिफल दिया होगा। उस पर लिखा है रतन गोडसे ने, बिल्कुल सही है। मैं मेष राशि का हूं, पत्नी के साथ बहुत बुरा समय रहा है। मेष राशि पर चूंकि राहु रहे हैं, 30 अक्टूबर तक है, आपकी भविष्यवाणी से बोझ हल्का हुआ। धन्यवाद रतन गोडसे जी। पर कोई भविष्यवक्ता 12वां राहु तकलीफ देगा, क्या यह सही है? देखिए, राहु चूंकि आपकी राशि पर मेष राशि में 18 महीने अक्टूबर तक संपन्न करता है, राहु मंगल युत हो जाता है, मंगल सदृश हो जाता है राहु। इसलिए मंगल का काम क्या है? घर में पत्नी के साथ मतभेद, विवाद, रोग, परेशानियां देता है, व्यापार में परेशानियां देता है। 12वें घर में जब राहु जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा। मत अपना अपना है, बाकी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को हिंदी क्या, फारसी क्या। आने वाले 30 अक्टूबर के बाद आपको इसका अनुभव स्वयं हो जाएगा। नुकसान नहीं करेगा। राहु 12वें घर में बिल्कुल नहीं, खाली दौड़ भाग करवाएगा। ठीक है। अब एक और प्रश्न है, अशोक कुमार का है। लिखते सर बहुत दुखी हूं, हवस के मामले में बहुत बुरी हालत है, कोई खुशियां नहीं है, क्यों मेरे साथ? देखिए अशोक कुमार जी, हवस है क्या? मनुष्य की एक क्षुद्र पिपासा है, जो कि क्षणिक है। वो एक उद्वेलित कर देता है, मन को मनमत कर देता है। काम का कार्य यही है, मन को उद्वेलित कर देता है। इस पर नियंत्रण कैसे करें, इसका प्रयास करो। इस पर नियंत्रण के लिए आपको अधिक से अधिक सतशास्त्रों का, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए और खीर गाय को शुक्रवार के दिन खिलाते रहिए। इत्र ले लीजिए, सेंट भगवान शिव को महामृत्युंजय मंत्र के साथ चढ़ाते रहिए। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह कर लीजिए। यदि आपकी उम्र छोटी है, तो आपको ये उपाय करके अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि काम एक ऐसा दुर्धर्ष शत्रु है
जो मनुष्य को कलंकित तो करता ही है, साथ ही साथ हवस के कारण उसके वीर्य का क्षरण भी करता है। और जब मनुष्य के अंदर वीर्य, बल, साहस समाप्त हो जाता है तो जिंदगी बची कहाँ। इसलिए उस जिंदगी को सही चलाने के लिए आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए, अन्यथा आपको ये वासना लेकर डूब जाएगी। मैं इसीलिए वासना संबंधी, काम संबंधी वीडियो बनाया करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो रियलिटी है वो मनुष्य को दिखाई नहीं पड़ती। जब हम किसी को सच कहते हैं तो वो सच सुनना नहीं चाहता, उसके प्रति अपने शब्दों का प्रयोग करता। आप तो ऐसे कहते हो। भैया, तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं वो तुम किसी को बताते नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर और कमियां होती जाती हैं। अपनी अच्छाइयां छुपाओ और अपनी कमियों को बताओ। तो जैसे इन्होंने, अशोक कुमार जी ने लिखा है कि मैं बहुत दुखी हूँ हवस के मामले में, तो आपको अपनी ये पीड़ा कहने में शर्म नहीं आई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन भैया अशोक, मैंने जो उपाय बताया है वो करिए। शुक्रवार को गाय को खीर खिलाइए, सत्शास्त्रों का अध्ययन करिए, भगवान शिव के पास जाकर के सुगंध द्रव्य चढ़ा करके मंत्र पढ़िए, इस पर कंट्रोल करिए, विवाह कर लीजिए, ताकि आपकी ये हवस की स्थिति कहीं कोई भयंकर अपराध न कर डाले। ठीक है? अब एक प्रश्न और है। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम चंद्र प्रसाद पौंडेल है। मेरे वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्नेश एवं षष्ठे शुक्र, अष्टम 8 डिग्रियों के तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति 16 डिग्री के और मंगल 13 डिग्री के साथ युति बनकर एक साथ बैठे हैं। नौमेश बकरी शनि 12 डिग्रियों के पूर्ण सप्तम दृष्टि तीसरे घर में पड़ रहा है। क्या परिणाम होगा? बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है और ये तो पूरी कुंडली का विश्लेषण करना पड़ेगा। देखिए, आपका नाम चंद्र प्रसाद पौंडेल जी वृष लग्न है। वृष लग्न का स्वामी शुक्र है। लग्नेश और षष्ठेश यानी कि 2, 8, 7 शुक्र ही है। षष्ठेश तीसरे घर में बैठा हुआ है। ये करता क्या है? किसी भी गैर स्त्री, किसी भी अन्य महिला के साथ आपको जोड़ता है। आपका आकर्षित मन दूसरी तरफ होगा। यदि आप आयु में बड़े हैं तो भी ऐसा करेगा। तो षष्ठे शुक्र तीसरे घर में होना, चूंकि आपका लग्न वृष है, तीसरे घर में शुक्र एक चीज करता है, आदमी को खूबसूरत बनाएगा। तीसरे घर में शुक्र बहने ज्यादा देता है। तीसरे घर में शुक्र होना मित्र, बंधु, इनके साथ जातक बड़ा अच्छा व्यवहार करता है। इनको हर प्रकार का सुख देने का प्रयास करता है। अब षष्ठे शुक्र 8 डिग्री के तीसरे घर में, देवगुरु बृहस्पति 16 और मंगल 13 के साथ युति बनाकर एक साथ बैठे हैं। आप धर्मनिष्ठ हैं, ईश्वर में आपकी बड़ी आस्था है। आप पब्लिक में भी अपनी खूब अच्छी ख्याति अर्जित करेंगे। आप निश्चिंत रहें। केवल शुक्र होता ना तो बेड़ा गर्क कर देता, लेकिन यहां बृहस्पति भी बैठा है परम उच्च का होकर के। बृहस्पति बेशक एकादशेश है, नवमेश अष्टमेश भी है, लेकिन बृहस्पति आपका तीसरे घर में बैठा है। थोड़ा सा भाई बंधुओं के साथ रोग, शोक, विवाद इत्यादि बेशक करवा सकता है, क्योंकि आप स्पष्टवादी हैं, भाई बंधुओं को सही शिक्षा देते हैं। इसलिए आप समाज में बड़े अच्छे होंगे, लेकिन अपने घर में आप बहुत बुरे होंगे, भाई बंधुओं के लिए बहुत बुरे होंगे। ये भी बता देता हूं, भाई बंधु आपसे डरेंगे, मर्यादा में रहेंगे। ये है आपकी कुंडली का, जहां तक मेरा मानना है वो मैंने आपके साथ बांटा है। अब अशोक कुमार वाजपेयी जी, आपका प्रश्न मैंने लिया है, लेकिन आपने एक और प्रश्न किया था। अशोक कुमार वाजपेयी कानपुर से। मेरी तुला लग्न है, पंचम भाव में राहु है। ठीक है, राहु शनि सदृश हो गए।
छठे भाव में गुरु हैं, तो छठे भाव में गुरु अपने मीन राशि में ही है। एकादश भाव में शुक्र हैं, 7, 6, 5। एकादश भाव में सूर्य एवं शनि तथा दशम में चंद्रमा है। मंगल की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। देखिए, मंगल आपका मार्केश बनता है, सप्तमेश और द्वितीयेश दोनों होने के नाते मार्केश बनता है। पत्नी का स्वास्थ्य चिंतनीय रहेगा। धन की हानि, धन का नुकसान स्वास्थ्य पर होगा। टॉन्सिल्स वगैरह आपको हो सकते हैं। जबान पे कंट्रोल करें, नियंत्रण रखें, चूंकि केतु अंतर में चल रहा है मंगल के। 2025 में मंगल जाएगा, राहु आएगा। राहु पंचम बैठे हैं, अचानक लाभ देना शुरू कर देंगे। 2025 के बाद राहु की दशा आपको बुरा फल नहीं देगी, मेरा मानना है। अचानक धन लाभ, अचानक लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से लाभ, बस पेट में थोड़ी प्रॉब्लम देगा। चूंकि ये दशा सुख तो देगी, धन संपत्ति की सुख देगी, लेकिन थोड़ा पुत्र से नुकसान और थोड़ा सा स्वास्थ्य से नुकसान अवश्य होगा। क्योंकि मंगल की दशा में एक्सीडेंट वगैरह होने स्वाभाविक हैं, मार्केस चल ही रहा है। 2025 तक सावधान रहें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और कराएं, नहीं तो ये 2025 तक आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के प्रश्नों के उत्तर रहे जो मैंने देने का भरसक प्रयास किया। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और बड़े वीडियो को देख करके हमारे दर्शक घबरा जाते हैं, परंतु प्रिय दर्शकों, आपको ये बात बताऊं, आप अगर अपना समय देते हो मूल्यवान इस विषय को जानने के लिए, तो गलती नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर आप किसी और विषय को लेकर के सर्च कर रहे हो तो गलती हो सकती है, क्योंकि ये ज्योतिष विद्या है, ऋषियों की वाणी है, संतों का ध्यान है, मुनियों की एकाग्रता का प्रतिफल है, जो आज हम आपके साथ अपनी जिज्ञासा, आपकी जिज्ञासा बांट रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें आपका समय बिल्कुल योग्य जा रहा है, आपका समय बुरा नहीं हो रहा है, ना आपका एमबी फालतू खर्च हो रहा है। लगातार वीडियो देखते रहिए, ज्योतिष से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास मैं अवश्य ही करूंगा, लेकिन आपकी ज्योतिष जिज्ञासा प्रबल होनी चाहिए तब। इसी के साथ मैं इस वीडियो को देता हूं विराम। पुनः अगले वीडियो में एक साथ बैठ के चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।